हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंत्रा में, जहां मिलता है आपको इंग्लिश का बेस्ट नॉलेज। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पहले की तरह से आज भी अपने क्लास में उसी टॉपिक यानी कि नरेशन के बारे में ही बात करेंगे। और नरेशन के बारे में हम लोग अभी तक असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ लिए, उसके कुछ एग्जाम्पशंस, अपवाद को पढ़ लिए, टेंस में परिवर्तन, पर्सन में परिवर्तन, नज़दीकी शब्दों में परिवर्तन पढ़ लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी हम लोगों ने अब तक पढ़ लिया है। अब हमारे पास आता है तीसरे प्रकार का सेंटेंस, जिसमें से पहला असर्टिव था, दूसरा इंट्रोगेटिव हुआ। अब तीसरे सेंटेंस के बारे में बात करेंगे जो कि इंपरेटिव होता है। ठीक है, यानी कि आज का हम लोगों का टॉपिक है इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। और हम लोग जानते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस को अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो इसे आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। आदेशात्मक वाक्य का मतलब होता है ऐसे सेंटेंस जिसमें आदेश का भाव हो, लेकिन पूरी तरह से आदेशात्मक कह देना पर्याप्त नहीं है इसके लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे काम होते हैं। इसमें जो मुख्य काम होता है, देख लीजिए क्या क्या काम होता है। इसमें आदेश देने का कार्य मुख्य है। ठीक, प्रार्थना करने का भी काम इसी में होता है। प्रार्थना, सुझाव, ठीक, सुझाव कहिए या फिर सलाह कहिए, ये तीन कार्य मुख्य रूप से होते हैं। ये तीन मुख्य कार्य हैं किसके? इंपरेटिव सेंटेंस के, यानी कि तीनों के भाव इसमें हो सकते हैं। चलिए, तीनों में से कोई भी भाव रहे, कोई विशेष उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग जब इसको चेंज करेंगे, जब इसके जनरल रूल की तरफ बढ़ेंगे, तब ये हमको जानना जरूरी रहेगा। और इंपरेटिव सेंटेंस में आप लोग जानते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट तो बहुत ही आसान होता है। ठीक है, कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस होता है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट, वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट की तरह से काम नहीं होता है। केवल इसमें मुख्य रूप से एक मेन वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, बाकी भी कुछ चीज़ें अदर में आ सकती हैं। उसमें कोई डाउट नहीं है। कभी कभी प्लीज आता है, काइंडली आता है, सर आता है, मैडम आता है। ठीक है, ऐसे शब्द भी कभी कभी आ जाते हैं, तो फिर आपको उसमें परेशान नहीं होना है। लेकिन आखिर आपको पहचान तो करना ही पड़ेगा कि इंपरेटिव सेंटेंस है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि असर्टिव का रूल अलग होता है, इंट्रोगेटिव का रूल अलग होता है, इंपरेटिव का रूल अलग होगा, ऑप्टेटिव का अलग होगा, एक्सक्लेमेटरी का अलग होगा। तो सबसे पहले तो यही जरूरी है ना कि आप उसको पहचानिए कि यह इंपरेटिव है या फिर असर्टिव है। जब पहचानेंगे तभी हो पाएगा। और जब भी आप पहचान पाएंगे तो इन्हीं चीज़ों से पहचान पाएंगे। अगर आदेश दिया जा रहा है तब पहचान जाएंगे इंपरेटिव है, सलाह है, सुझाव है, प्रार्थना है, तभी आप पहचान पाएंगे। और जब आप पहचानेंगे तभी आप उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर पाएंगे अच्छे से। तो ये तीन चीज़ें हैं मुख्य रूप से, और भी चीज़ें हैं, हम लोग उनको देख लेंगे। तो इसमें आपको कुछ जनरल रूल जानना पड़ेगा। ठीक है, जनरल रूल जानना पड़ेगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले जनरल रूल की बात करें। जनरल रूल्स, किसके जनरल रूल्स की बात करेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस के, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इंपरेटिव सेंटेंस के जो जनरल रूल्स हैं, जो सामान्य नियम हैं, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग इसमें पहले पॉइंट को लेके बात करें। पहला पॉइंट ये कहता है, क्या कहता है? इसमें जो सेड आएगा, ठीक है, सेड जब आएगा तो इसे हम क्या करेंगे? भाव के अनुसार बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? भाव के अनुसार। भाव के अनुसार किस में बदलेंगे ये भी जानना पड़ेगा। भाव के अनुसार हम लोग इसको ऑर्डर्ड में बदल सकते हैं, ठीक, कमांड में बदल सकते हैं। फिर प्रार्थना अगर आए तो उसको रिक्वेस्टेड में बदला जा सकता है, एडवाइज्ड में बदला जा सकता है, ठीक है, सजेस्टेड में बदला जा सकता है, अर्ज्ड में बदला जा सकता है, आस्क्ड में बदला जा सकता है, आस्क्ड में बदला जा सकता है, ठीक है, और बेग्ड में बदला जा सकता है, ठीक।
और फॉर बेड में बदला जा सकता है, ठीक है, फॉर बेड में बदला जा सकता है, इसको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब सेड जब भी आए तो आप क्या करिए, उसका भाव देखिए। भाव कैसे पता चलेगा, रिपोर्टेड स्पीच में जो भी सेंटेंस लिखा हो देखिए उसमें ऑर्डर का भाव है, कमांड है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, सजेशन है, अर्ज। सर यहाँ पे अर्ज को इसमें न डाला जाए तो बेहतर है, ठीक है। अर्ज्ड भी एक तरह का रिक्वेस्ट ही होता है। तो सजेस्टेड, आस्क्ड, बेग्ड और फॉरवर्ड, यहाँ सॉरी ये एक जी छूट गया है, बेग्ड और फॉरवर्ड, ठीक है। इन चीज़ों में हम लोग बदलते हैं। लेकिन एक चीज़ और है, एक चीज़ और कहता है यहीं पे, इसी के लिए नोट में लिख दिया जाए। क्या लिख दिया जाए भाई, नोट में कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में, इसमें तो सेड आया था तो सेड को तो इतने चीज़ों में हम लोगों ने क्या किया, बदल दिया, ठीक है। लेकिन अगर यहीं हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में साउटेड लिखा हो, ठीक है, साउटेड लिखा हो, अर्ज्ड लिखा हो, ठीक, इसी में अगर बेग्ड लिखा हो, इंसिस्टेड लिखा हो, इंसिस्टेड लिखा हो, रिमार्क्ड लिखा हो, वॉन्डर्ड लिखा हो, वॉन्डर्ड लिखा हो या फिर एक्सक्लेम्ड लिखा हो, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी लिखा हो, ये नोट की बात है, नोट में ये कहता है कि अगर इनमें से कोई लिखा है तो फिर इनमें कोई परिवर्तन नहीं, नो चेंज। ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा, क्या, नो चेंज, यानी कि इसमें आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी यहाँ पे ई छूट गया। अब देखिए ध्यान से, सेट को भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, कमांड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, सजेस्टेड, आस्क्ड, बेग्ड या फॉरवर्ड में बदल दिया जाएगा। लेकिन अगर कहता है कि साउटेड हो, रिपोर्टिंग वर्ब में साउटेड, अर्ज्ड, बेग्ड, इंसिस्टेड, रिमार्क्ड, वॉन्डर्ड या एक्सक्लेम्ड लिखा हो तो फिर इसको बदलने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक। आई होप कि आप लोग इस पॉइंट को समझ चुके हैं अच्छे से। चलिए, अगर इसको समझ चुके हैं तो दूसरी बात समझिए। दूसरी बात ये कहता है, क्या कहता है कि कॉमा के प्लेस पर, ठीक है, कॉमा के प्लेस पर, कॉमा के प्लेस पर कंजक्शन आप मान सकते हैं। कंजक्शन क्या, टू का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देंगे और दूसरा कॉमा के प्लेस पे हम लोग टू का प्रयोग कर लेंगे, ठीक। बाकी ध्यान रहे, इंपरेटिव सेंटेंस में टेंस परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, अगर इंपरेटिव सेंटेंस है और उसमें कोई असर्टिव या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस जुड़ा हुआ हो तो उसके वर्ब को चेंज करेंगे, लेकिन इस इंपरेटिव सेंटेंस के वर्ब को चेंज नहीं करना है, ठीक। तो आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं। अगर समझ चुके हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि स्क्रीनशॉट आपके फ़ोन में कहाँ रहेगा, हो सकता है गायब हो जाए कहीं, लेकिन लिख लेंगे तो आपको पता होगा ना कि आपने नोट किया हुआ है, तब फिर कन्फ्यूजन नहीं होना, तब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा और आप परेशान नहीं होंगे, आसानी से आप लोग अपना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ ताकि हम लोग और आगे बढ़ सकें, ठीक। हाँ, तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। एग्जाम्पल पे आइए, ज़्यादा चीज़ें एग्जाम्पल से समझ में आ जाएंगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो सबसे पहले हम लोग इसको लेके चलते हैं, देखते हैं, सीधे एग्जाम्पल पे आइए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। मान लीजिए लिखा हुआ है कहीं आई सेट, और यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, लिख दिया गया ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। देखिए इसका मतलब क्या होता है। अब ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर का मतलब हो गया कि एक गिलास पानी लाओ, एक गिलास पानी लाओ। तो अब हमारे पास आदेश है, प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, इसमें से देखा जाए तो इसमें आदेश का भाव आ रहा है, ठीक है।
आदेश का भाव अगर आ रहा है तो आप क्या करेंगे, आई और सेड के जगह पे लिख देंगे ऑर्डर्ड। यही मैंने कहा था। और जब इस कॉमा को हटाना होगा तो यहाँ पे लिखेंगे टू, और बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, क्योंकि मैंने कहा कि टेंस में परिवर्तन नहीं करना है, इंपेरेटिव सेंटेंस के टेंस में परिवर्तन नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्मॉल लेटर से हो जाएगा ना, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। देखिए कितना आसान है, ये बहुत आसान है। अब अगर इसी सेंटेंस में यहाँ पर प्लीज ऐड कर दिया जाए, प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, समझ रहे हैं ना, तो प्लीज लगाने का मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है, तो फिर इसी ऑर्डर को केवल बदल दिया जाएगा, आई रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू मी। और चलिए हम यहाँ पे एक प्लीज वाले सेंटेंस को लेके चला, प्लीज, और यहाँ पे लिख दिया गया हेल्प और मी, प्लीज हेल्प मी। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो प्लीज हेल्प मी ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। अगर ये रिक्वेस्ट कर रहा है तो श्योर है कि सेड टू के जगह पे रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने सब बताया है आपको, तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा ही रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड मी। बाकी मैंने कहा कि ये प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, इन शब्दों को हटा दिया जाता है, तो प्लीज को हम हटा दिए। अब क्या बचा, हेल्प बचा। मैंने कहा था ना कि कॉमा को हटाते ही यहाँ पे टू का प्रयोग करेंगे और यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, हेल्प, और मी देखिए आ गया, मी एक फर्स्ट पर्सन आ गया। ठीक है, और फर्स्ट पर्सन को हम लोग बदलते हैं इस सब्जेक्ट के आधार पे, मी ऑब्जेक्ट है और ही के आधार पे बदलेंगे तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, और यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे। है ना, कितना आसान है, बहुत ही आसान होता है। एक ऑर्डर्ड हो गया, एक रिक्वेस्टेड हो गया। अगर एडवाइस की बात करें तो चलिए आते हैं एडवाइस पे आते हैं। ऐसे मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है टीचर लोग ही ज़्यादा एडवाइस देते हैं। ठीक है, तो टीचर को ही ले लिया जाए, द टीचर, और यहाँ पे कर दिया गया सेड, द टीचर सेड। और यहाँ पे लिख दिया गया, क्या कहा गया, रीड योर बुक केयरफुल्ली, रीड योर बुक केयरफुल्ली, यानी कि ध्यान से अपनी किताब पढ़ो। ये आदेश नहीं है, किताब पढ़ो, अपनी किताब पढ़ो, ये आदेश हो गया। लेकिन ध्यान से पढ़ो मतलब सलाह का भाव है कि ध्यान से पढ़ो बेहतर होगा। देखिए सलाह या सुझाव हम लोग उसी को मान सकते हैं ना कि जिससे सामने वाले को फ़ायदा हो, यानी कि जिसको सलाह दिया जा रहा है अगर उससे फ़ायदा उसका है तभी वह सलाह है। मैं आपसे कहूँ कि प्रतिदिन सुबह टहलना चाहिए, ऐसा करने से अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो वह एक सजेशन है, अगर नहीं फ़ायदा है, ज़बरदस्ती टहल रहे हैं, तो वह आदेश है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि आप लोगों को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, आप लोग प्रतिदिन पढ़िए, तो यह अगर आपको फ़ायदा पहुँचा रहा है तो सलाह है, फ़ायदा नहीं पहुँचा रहा है तो आदेश है। तो फ़ायदा पहुँचाएगा तभी आदेश, वो क्या कहते हैं, सलाह होगा। ये सलाह है, सलाह है तो फिर हम क्या करेंगे, इसी सेड को बदलना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग कहेंगे द टीचर, और यहाँ पे लिख देंगे एडवाइज्ड, या इसके जगह पे अगर आप लिखना चाहें तो सजेस्टेड भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सजेस्टेड, एडवाइज्ड या सजेस्टेड एक ही चीज़ है। चलिए सजेस्टेड हो गया, कामा को हटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे टू रीड, अब स्मॉल लेटर में हो जाएगा, टू रीड योर। ध्यान से देखिए, योर सेकंड पर्सन है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आपको एक ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। रीड योर बुक ऑब्जेक्ट मान लीजिए। अब अगर मी मानेंगे तो माई बुक लिखना पड़ेगा, ही मानेंगे तो हिज बुक, अगर यहाँ पे हर मान लिया जाए तो हर बुक पढ़ना पड़ेगा। चलिए अगर हम यहाँ पे हर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो यहाँ हो जाएगा हर बुक, और केयरफुल्ली लिखा है तो केयरफुल्ली लिख के फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा, तो यह सेंटेंस बड़े आसानी से क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब ये तो तीनों क्लियर हो गए।
कि एक में आदेश हो गया, एक में प्रार्थना हो गया, और लास्ट वाले में क्या, यहाँ पे एडवाइज्ड हो गया, सजेशन हो गया, सुझाव हो गया। तो ये 3 तरह के सेंटेंसेस को आपने देख लिया। क्या होता है कि अगर कभी कोई निगेटिव सेंटेंस आए तो हम लोग उसको कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो अब हम लोग उसी को देखेंगे। ठीक है, पहले इसको इरेज किया जाए। हाँ, तो आइए देखते हैं हम लोग निगेटिव को कैसे करेंगे। तो इसके लिए पहले मैं एक एग्जांपल बताता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है आई सेड, और यहाँ पे लिख दिया मैंने डू नॉट मेक ए नॉइस, डू नॉट मेक अ नॉइस। तो ध्यान से देखिए, यह निगेटिव सेंटेंस है, डू नॉट मेक अ नॉइज, और भाव देखिए शोर मत करो। ये क्या है, आदेश कह सकते हैं या फिर इसको सजेशन कह सकते हैं, सुझाव कह सकते हैं। तो अगर शोर कर रहे हैं बच्चे तो उसमें फ़ायदा नुकसान क्या है, बच्चे हैं तो भाई वो तो शोर करेंगे ही। रही बात ये कि सिचुएशन क्या है, ठीक है। तो डू नॉट मेक ए नॉइज, इसे हम लोग आदेश के क्रम में लेके चलें कि यहाँ पे आदेश दिया जा रहा है, क्योंकि अगर जो मान लीजिए बच्चे शोर कर रहे हैं और मैं कहता हूँ कि शोर मत करो, तो इसमें उनका कोई विशेष फ़ायदा नहीं है। खेल रहे हैं तो शोर करेंगे ही करेंगे, तो एंजॉय के लिए अगर कर रहे हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो हम लोग इसको आदेश के भाव में लेके चलेंगे। ठीक है, 2 तरह से इसको हम लोग इनडायरेक्ट में लेके जा सकते हैं। पहला देखिए, पहला ये हो जाएगा आई ऑर्डर्ड। ठीक है, आई ऑर्डर्ड। अब यहाँ पे जो डू नॉट आया हुआ है, इस डू नॉट को नॉट टू में बदलना पड़ता है। अभी नोट में हम लिख देंगे, यहाँ पे इसको बदलना पड़ेगा कि इसमें नॉट टू, यानी डू नॉट के जगह आ गया नॉट टू। बाकी कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग परिवर्तन नहीं करते हैं उसके टेंस में। ठीक, देखिए आई ऑर्डर्ड नॉट टू मेक अ नॉइज, आसान है। अब आप लोग चाहें तो यहाँ पे नोट में एक लाइन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं डू नॉट के प्लेस पर नॉट टू लिखा जाता है। ये आपको एक नोट मिल गया। अगर इसको पहले लिखेंगे तो रूल है, बाद में लिखेंगे तो नोट है, यही डिफरेंस होता है। तो एक तरीका तो आपने यहाँ देखा। ठीक, दूसरा तरीका कहता है, दूसरा तरीका चलिए यहीं पर हम नोट में ही बना दे रहे हैं। पहला हो गया डू नॉट के प्लेस पे नॉट टू लिखा जाता है, और दूसरा कहता है कि सेड के जगह पर फॉर बेड लिख दिया जाएगा, फॉर बेड लिख दिया जाएगा। और क्या किया जाएगा, और वर्ब से पहले टू लिखा जाता है। चलिए इसको भी लिख दे रहा हूँ, लिखा जाता है। ये हाँ देखिए, सेड को फॉरवर्ड में बदलेंगे और वर्ब से पहले टू लिख देंगे। तो अब ध्यान से देखिए, अब हमारे पास अगर सेंटेंस है आई सेड डू नॉट मेक अ नॉइस। ठीक है, इसी सेंटेंस को अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे तो कैसे होगा, आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट रहेगा, सेड के जगह पे मैंने क्या किया, सेड के जगह पे फॉरवर्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया FORBADE। फॉरवर्ड मीन्स होता है मना करना। ठीक है, आई फॉरवर्ड ये कर दिए और वर्ब से पहले टू लगा दो। तो कहाँ गया वर्ब, ये है मेक अ नॉइज, ये वर्ब है। तो क्या करेंगे, टू मेक ए नॉइज। देखिए निगेटिव सेंटेंस कितना आसानी से बन गया। ठीक है, यानी कि निगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करने के 2 तरीके हैं हमारे पास। एक ये है जिसमें डू नॉट के प्लेस पे नॉट टू लिखते हैं, और दूसरा ये वाला है फॉरवर्ड लिखेंगे तो नॉट का प्रयोग नहीं, क्योंकि फॉरवर्ड एक निगेटिव शब्द है। इसका मतलब होता है मना करना, मना करना मतलब निगेटिव हो गया। ठीक, बड़े आसानी से आप लोग इसको समझ गए, कोई शक नहीं है। एक एग्जाम्पल और इस तरह का देखिए, मान लीजिए लिखा है ही सेड डू नॉट अब्यूज अदर्स। डू नॉट अब्यूज अदर्स का मतलब हो गया दूसरों को गाली मत दो। तो ये ऐसा करने से आपको फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप दूसरे को गाली दोगे तो जाहिर सी बात है वो भी गाली देगा या फिर मारपीट की संभावना
केस बढ़ जाते हैं कभी कभी। शुरुआत तो छोटी ही होती है, ठीक है, लेकिन अंत कभी कभी बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये सजेशन है, क्योंकि ऐसा करने से आपको फ़ायदा होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, सेड के जगह पे लिख देंगे एडवाइज्ड, ठीक है, यानी ये हो जाएगा ही एडवाइज्ड। चलिए हम पहले तरीके से बना रहे हैं, एडवाइज्ड कर दिए, सेड के जगह पे एडवाइज्ड कर दिए, और डू नॉट को क्या कर देंगे, नॉट टू कर देंगे, नॉट टू। बाकी चीज़ें सेम है, अब्यूज़ अदर्स, अब्यूज़ अदर्स। देखिए क्लियर है। तो यह एक पैटर्न हुआ, और दूसरे पैटर्न में मैंने कहा ही लिखिए, और निगेटिव, अगर ये निगेटिव है तो सेड को बदल दीजिए फॉरबेड में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉरबेड, ही फॉरबेड, और मैंने कहा फॉरबेड के बाद वर्ब से पहले टू लगा दीजिए, तो हो जाएगा टू अब्यूज़ अदर्स। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारे जो निगेटिव सेंटेंस होंगे इंपरेटिव सेंटेंस के, उनको हम लोग बड़े आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब इसमें भी वही चीज़ है, निगेटिव है तो आप देख लीजिए कि ऑर्डर का भाव है, एडवाइस का भाव है, रिक्वेस्ट का भाव है, और उसके साथ ही साथ क्या करना होगा, हमें दो तरीके पता हैं। एक तो एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड में चेंज कर सकते हैं, तब डू नॉट के जगह नॉट टू लिखेंगे, और नहीं तो फॉरबेड में बदल दिए तो केवल वर्ब से पहले टू लिख देंगे, तो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन आसानी से बन जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि अब आप लोग इंपेरेटिव सेंटेंस को अच्छे से समझ चुके हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें, जैसे कि अभी मैंने कहा है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे अर्ज्ड होता है, साउटेड होता है, एक्सक्लेम्ड होता है, रिमार्क्ड होता है, ठीक है, और इंसिस्टेड होता है। ये सब जो शब्द होते हैं उनको बदला नहीं जाता है। तो ऐसा करते हैं कि एक दो एग्जांपल उसका भी लेके हम लोग देख लें, ताकि हमारे लिए और आसान हो जाए, और ये इंपेरेटिव सेंटेंस का जो एक अच्छा सा हिस्सा है, पार्ट है, इसको फिनिश किया जा सके, ठीक है। तो फिर आप लोग रेडी हो जाइए आगे बढ़ने के लिए। तो फिर देखते हैं हम लोग अगले एग्जाम्पल को। अगला एग्जाम्पल में मान लीजिए लिखा हुआ है आई, हमको यहाँ पे वर्ब को बदलना है, आई साउटेड, ठीक है, लीव द क्लास एट वंस, ठीक। अब ऐसे में क्या हुआ होगा कि गुस्सा आया होगा, और गुस्से में आदमी ने कहा होगा लीव द क्लास एट वंस, तुरंत क्लास से बाहर चले जाओ, क्लास कक्षा छोड़ दो, तुम बाहर चले जाओ तुरंत, ठीक है। अगर ऐसा कहा जा रहा है तो यहाँ पे आई साउटेड लिखा है, भाव के अनुसार इसको बदलेंगे नहीं, तो ये हो जाएगा आई साउटेड, ठीक। कामा को हटाएंगे तो लिख देंगे टू, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा कि इंपेरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते समय उनके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। टू लीव द क्लास, और यहाँ पे लिखेंगे एट वंस, ठीक। आसान है, कोई डाउट नहीं है। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है ही अर्ज्ड, क्या अर्ज किया, ठीक है, अर्ज विनती, रिक्वेस्ट, अर्ज किया उसने, प्लीज गिव मी ब्रेड टू ईट, प्लीज गिव मी ब्रेड टू ईट। अब देखिए मैंने कहा कि अगर अर्ज्ड आएगा तो उसमें भी परिवर्तन नहीं करिए तो बेहतर है। कोई बात नहीं है, नहीं परिवर्तन करेंगे भैया, जैसा लिखा है वैसे लिखेंगे, इस कामा को हटाएंगे तो टू लिखेंगे। मैंने पहले भी कहा कि प्लीज को हटा देंगे, और वर्ब के पहले टू ऑलरेडी आपका लगा हुआ है, टू गिव मी आपका आ गया फर्स्ट पर्सन, इस फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे सब्जेक्ट के आधार पे, मी एक ऑब्जेक्ट है तो ही के आधार पे बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट आपका हिम होगा। यहाँ पे लिखेंगे बरेड यहाँ पे लिख देंगे टू ईट, और फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। तो बड़े आसानी से आप लोग इस तरह के सेंटेंसेस को बदल सकते हैं, ठीक। सॉरी।
तो आपको इतनी सारी चीज़ें तो क्लियर हो ही गई हैं, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। अच्छा चलिए एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, हाँ, और आसान हो जाए। यहाँ पे जैसे लिखा है द टीचर रिमार्क्ड, ठीक है। क्या रिमार्क इन्होंने किया? इन्होंने कहा क्या? पे अटेंशन फॉर योर जॉब, ठीक, यानी कि अपने काम के प्रति, अपने काम पर ध्यान दो, अपने काम पे ही ध्यान दो, ये यहाँ पे टीचर ने रिमार्क किया। तो भाई जब रिमार्क किए तो मैंने कहा रिमार्क में परिवर्तन नहीं करना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे द टीचर, यहाँ पे रिमार्क के जगह पे रिमार्क्ड ही रहने दें। बाकी देख रहे हैं क्या कि कामा को हटाएंगे तो इस वर्ब के पे लिखा हुआ है, इसके पहले हमको टू लिखना पड़ेगा, टू पे अटेंशन फॉर योर जॉब। बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, क्योंकि मैं आपको कई बार कह चुका कि इम्परेटिव सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच को जब इनडायरेक्ट में करेंगे तो उसके टेंस में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। चलिए एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आई है, नोट में आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जब, ठीक है, जब रिपोर्टेड स्पीच का भाव, जब भाव स्पष्ट न हो तो क्या करते हैं, जो हमारा सेड हो इस सेड को आस्क्ड में बदल देते हैं। तो कुछ बच्चे अब कंफ्यूज हो जाएंगे, सेड माने कहना, आस्क माने पूछना। तो मैं बताऊं, आस्क का मतलब आदेश देना भी होता है, सलाह देना भी होता है, रिक्वेस्ट करना भी होता है, कहना भी होता है, बताना भी होता है, बोलना भी होता है, ठीक है। बहुत सारे इसके अर्थ हैं, तो बिल्कुल आप लोग परेशान ना हो। आप लोग देखिए, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल है ही सेड, और यहाँ पे लिख दिया गया स्लीप नाउ। चलिए अब आप बताइए इसमें कौन सा भाव है? स्लीप नाउ, अब सो जाओ, आदेश भी हो सकता है और एडवाइस भी हो सकता है। रिक्वेस्ट तो नहीं होगा, लेकिन इसमें एडवाइस और ऑर्डर दो चीज़ें हो सकती हैं। तो अब आप हो जाएंगे कंफ्यूज कि अब हम ऑर्डर लिखें कि एडवाइस लिखें। आप ऑर्डर लिख दीजिए, एडवाइस लिख दीजिए। अगर दोनों कन्फ्यूजन में जा रहा है तो कुछ नहीं, आस्क्ड लिख दीजिए। क्या कहेंगे? आप लिख देंगे यहाँ पे ही आस्क्ड, कॉमा को हटाएंगे तो टू लिखेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा आपका वर्ब नाउ, फिनिश। ही आस्क्ड टू स्लीप नाउ, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग इनको अच्छे से समझ पाए हैं, बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बस अब ज़रूरत है आपको इस पे प्रैक्टिस करने की। कहते हैं ना कि द मोर प्रैक्टिस द मोर नॉलेज, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा नॉलेज आपका बढ़ता जाएगा, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, क्लास लंबी ना हो इसको भी ध्यान में रखना है, तो इसीलिए इम्परेटिव सेंटेंस के इस क्लास को हम लोग करेंगे यहाँ पे स्टॉप, और अगले क्लास में हम लोग फिर आएंगे लेट को लेके, यूज़ ऑफ लेट, जिसे हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस में ही शामिल करते हैं। लेकिन अब क्लास को बहुत लंबा करने की बजाय मैं बार बार बताता जा रहा हूँ, छोटे छोटे क्लासेज हों, आप जितना समझते जाएं उतना बेहतर है। तो आज की क्लास को हम लोग यहाँ पे बंद करें, ताकि अगले क्लास में हम लोग यूज़ ऑफ लेट लेकर आएंगे। उसके बाद एक क्लास बचेगा ऑप्टेटिव का और एक क्लास बचेगा एक्सक्लेमेटरी का, उसे भी समय के साथ हम लोग पूरा कर लेंगे, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक रेस्ट, एंजॉय योर डे, हैव टाइम, हैव फन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।